वेलकम बैक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को मिस्री वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है दोनों रहनुमाओं ने इसराइल के बिला इश्तियात और गैर कानूनी हमलों की मज़म्मत की। वज़ीर ख़ारजा ने OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास की तैयारियों पर गुफ्तगू की। राजा मोहसिन एजाज हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं, बताइएगा। देखिए, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोन किया है और दोनों रहनुमाओं ने इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में इसराइली बिला इश्तियाल गैर कानूनी हमलों की शदीद मज़म्मत की है। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास की तैयारियों पर भी बातचीत की है। इस सिलसिले में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का ये बताना है कि ये इजलास 14 सितंबर आज दोहा में होगा। बहुत शुक्रिया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। लाहौर, कसूर, मुल्तान और जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल का जायज़ा लिया। हर साल कीमती जानों और अमलाक के नुकसान को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। अच्छी गवर्नेंस और अवामी तरक्की पर जोर दिया। मुतासरा अफराद की बहाली और दोबारा आबादकारी के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। ISPR का कहना है फील्ड मार्शल को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सैलाब ज़दगान ने पाक फौज की बरवक्त मदद पर शुक्रिया अदा किया। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में मौजा धोंदवाला में बंद दोबारा टूट गया। मुतादिद बस्तियाँ ज़ेरे आब आ गईं। इंतज़ामिया शगाफ पुर करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम कर रही है। बहावल नगर की दरियाई बेल्ट बदस्तूर सैलाब की जद में है। जलालपुर, पीरवाला और गिरदुनवाह के मुतासरीन खुले आसमान तले बैठे हैं। सैलाबी रेले रुझान में दाखिल हो रहे हैं, जहां दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। तुग़यानी के 22 हज़ारों एकड़ कपास, मूंजी और दीगर फसलें तबाह हो गईं। मकान और स्कूल डूबे हुए हैं। मजीद बताएंगे मोहम्मद अली डोगर। बिल्कुल, इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, यहाँ कभी सरसब्ज और शादाब मूंगी और कपास और दीगर जो फसलात थी वो हुआ करती थी, लेकिन उन सब को दरियाए सिंध की तुग़यानी ने सफ़े हस्ती से मिटा दिया है। मकानात ज़ेरे आब आ चुके हैं। यहाँ हमारे साथ रेस्क्यू इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। हम गाँव बस्ती बस्ती में अपनी कश्तियों के ज़रिए जा रहे हैं। भागसर पॉइंट पे ये मीरापुर हम मौजूद हैं, देरा दिलदार, सिटी एरिया और आगे शाह वाली, खलीफा पुल, इवन बंगला इच्छा में भी हमारे पॉइंट कायम हैं और वहाँ पे कश्तियाँ चल रही हैं। लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है और सेफ मकाम पे एवेकुएट किया जा रहा है। सैलाब मुतासरीन है वो अपनी मदद आपके तहत भी सैलाबी इलाकों से महफूज जगह पर मुंतकिल हो रहे हैं। जी, बात करेंगे अलीपुर, मौजा, मक्खन बेला और नवाही इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता है। दर्जनों मकानात सैलाब बहा ले गया। सैकड़ों एकड़ खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। दरियाए सिंध में गुड्डू के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। आइंदा 24 घंटों में पानी में मजीद इजाफे का इम्कान भी है। बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदों से, जिस वक्त हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं। हमारे साथ अलीपुर से मिर्ज़ा अहमद अली मौजूद हैं और गुड्डू बैराज से आमिर चन्ना। रुख करेंगे अलीपुर का। मिर्ज़ा अहमद, ये बताएगा पानी की सतह में किस हद तक कमी देख रहे हैं या इजाफा देख रहे हैं, किस मकाम पर मौजूद हैं और क्या इक़दाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मक्खन बेला अजमतपुर के मकाम पर मौजूद हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी बदस्तूर मौजूद है। पानी की जो तेज़ी है उसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन पानी का लेवल बरकरार है। पीछे जो है 10 फीट और 15 फीट तक जो है बाज़ इलाकों में पानी यहाँ पर मौजूद है। ये जो आपको पीछे ये दीवार नज़र आ रही है, ये मकानात की छतें हैं। आपको बताऊँ, यहाँ 60 से ज़ायद मकानात थे जो बिल्कुल मुनहदम हो चुके हैं और इधर मक्खन बेला के साथ जो है आगे बहुत सी आबादियाँ हैं, जिसमें बस्ती दरखान है, मुहाना है, चंजीवाला है, बस्ती महार है, इसी तरह दीगर मवाज़ात हैं। 30 से ज़ायद मवाज़ात जो हैं वो अलीपुर तहसील के मुतासिर हैं। यहाँ पर सैकड़ों घर जो हैं वो दरिया बुर्द हो चुके हैं, बिल्कुल इमारतें गिर चुकी हैं, मुनहदिम हो चुके हैं। लोगों का इनखला जो है वो अपनी मदद आपके तहत जारी है। आपको बताता चलूँ कि जो कराची रोड है जो हज पंजनत को लिंक करता है, इसके ऊपर इस वक्त भी हज़ारों के तादाद में सैलाब मुतासरीन बैठे हैं, खुले आसमान तले बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, अपने मवेशियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ यहाँ बैठे हैं। उनको यहाँ अभी तक जो है खैमे नहीं प्रोवाइड किए जा रहे, ना ही कोई मेडिकेशन है, क्योंकि सैलाबी इलाका है। यहाँ पे बच्चों में बुखार, खांसी, खारिश और दीगर जल्दी अमराज जो हैं वो हो रहे हैं, ना यहाँ पर दवाई मुहैया है।
और उनको जो है शहरी अपनी मदद आपके तहत या समाज की तरफ से जो 1 या 2 टाइम उनको खाना दिया जाता है वो उन तक पहुँच रहा है। इसके अलावा किसी किस्म की सरकारी इमदाद जो है वो उन तक नहीं पहुँच रही। अभी तक बेसर व सामानी की हालत में है। 30 से ज़ायद मवाज़ात हैं जिसको दरियाए सतलुज और दरियाए चनाब से निकलने वाला ये सैलाबी रेला जो है मुतासिर कर रहा है। आपको बताते चलूँ कि इन बड़ी आबादियों में लत्ती माड़ियाँ है, सीतपुर है, इसी तरह खैरपुर सादात के इसमें शामिल हैं। हमारे साथ मिर्जा अहमद अली आगाह कर रहे थे हमें अलीपुर से। गुड्डू बैराज का रुख करते हैं जहाँ पर आमिर चन्ना मौजूद है। आमिर, क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। 5,44,000 क्यूसिक के साथ अप स्ट्रीम में पानी रिकॉर्ड किया गया है, जबकि 4,22,000 क्यूसिक जो है उनकी डाउन स्ट्रीम में पानी जो रिकॉर्ड किया गया है। पानी की आइंदा आने वाले 5 से 6 घंटे जो घंटों के दौरान पानी की सतह में मज़ीद इजाफे का भी खदशा ज़ाहिर किया गया है, जबकि इससे भी ज़्यादा पानी जो आने वाले 12 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज के पानी में शामिल हो जाएगा। गुड्डू बैराज पर इस वक्त जो पानी की सूरत हाल है उसके बायस कश्मोर, घोटकी, कंदकोट का जो कच्चे का इलाका है वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुका है। कोई भी ज़मीनी रास्ता आने जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। जो कच्चे के इलाकों में जो ज़ेरे आब इलाकों में जो लोग रिहायशी हैं वो भी अनखला करना शुरू कर चुके हैं, जबकि वो इतनी सुस्त हो रही है कि वहाँ के लोग जो इंसानी की जानिब से कायम की गई कैंप से वहाँ पर आने को भी तैयार नहीं है। हमारे साथ मौजूद थे अलीपुर से मिर्जा अहमद अली और गुड्डू बैराज से हमें अपडेट कर रहे थे आमिर चन्ना। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पिंडी भटिया की, जहां पर सैलाब से मुतासरा कई देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका है और मुतासरीन मुश्किल में है। रेस्क्यू एहलकार से हमारे नुमाइंदे मुबशिर खालिक ने बात की है। उनसे जानते हैं लोगों को किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। मौजूद हूँ पिंडी भटिया के नवाही गांव माहीवाल में, जहां पर 16 रोज गुजरने के बावजूद भी 3 से 4 फुट पानी जो है वो यहां पर खड़ा है और लोग जो कश्ती के जरिए यहां से नकल मकानी करते हैं। मेरे साथ इस वक्त रेस्क्यू का नौजवान मौजूद है। 200 से 300 लोगों को डेली ट्रांसपोर्ट की सहूलत इधर दे रहे हैं, जो अपने बच्चों की मेडिसिन लेने जाते हैं, अंडा वगैरह लेने जाते हैं। इधर अभी भी 3 से 4 फुट पानी खड़ा है और हम दिन रात इधर अवाम की खिदमत में मसरूफ हैं। उसका यही कहना था कि हम यहाँ पे जो है 300 से ज्यादा जो लोग हैं जिनको डेली जो हम ये सर्विस दे रहे हैं और जो भी उनकी जरूरियाती चीज है वो भी उनको मुहैया कर रहे हैं और उनकी खिदमत कर रहे हैं। जी, दरियाए सिंध में नौशहर फिरोज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद हो रही है। मंझट पर 4 जमींदारी बंद टूटने से दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। राबता सड़कें बह गई हैं, फसलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं। बताएंगे मुनव्वर हुसैन। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल बंद हो रही है, जिसकी वजह से जो कच्चे के इलाके हैं वो जमींदारी बंद टूटने से ज़ेरे आब आ चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो SM बचाओ बंद के नवाही इलाका मंझट है। मंझट के ये गांव है जहाँ अली मर्दा चांडियो है, मेहर चांडियो है, जो जमींदारी बंद टूटने के बाद उनके देहात में पानी दाखिल हो चुका है और यहाँ पर 50 से ज़्यादा ऐसे घर हैं जो अपने अब तक महसूर होकर रह गए हैं और वो अपनी मदद आपके तहत ऐसे कह लें कि किराए पर कश्ती मंगवा कर अपने सामान को, अपने मवेशियों को और अपने जो अहबाब हैं उन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। इन लोगों का यही मुतालबा था कि फौरी तौर पर हमें रेस्क्यू की टीमें मुहैया की जाएं, ताकि जो लोग अपने देहात में, अपने गांव में महसूर हो चुके हैं उन्हें फौरी तौर पर महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा सके। जी, सिंध के किसानों को घरों की तामीर के लिए किस्त मिलने का सिलसिला जारी है, मगर जैकबाबाद के किसानों को कटौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं मोहम्मद मूसा बलोच से इस रिपोर्ट में। ये NRSP बैंक है जहां किसानों को इमदादी रकम के लिए बार बार बुलाया जाता है। घंटों ख्वार होना पड़ता है और फिर किस्त से गैर कानूनी कटौतियां कर ली जाती हैं। 5,000 लेते हैं, 10,000 लेते हैं, 8,000 लेते हैं, वो जितने में जैसे फंस जाए। अब को 4 दिन हो गए हैं, पैसे आए हुए अभी तक नहीं मिल रहे हैं। रोज आते हैं, बोला कि एंट्री नहीं है, कभी मशीन बंद है तो कभी बैंक में पैसा नहीं है। 8,000 लेकर को पैसे देते हैं। पहली किस्त मिली है ठुल में और किस्त नहीं मिल रही। गरीब किसानों की फरियाद है कि अगर हुकूमत की जानिब से दिया गया रिलीफ भी कटौतियों की नजर होगा तो बिलावल भुट्टो जरदारी की किसान दोस्त पॉलिसी कैसे कामयाब होगी। जहां के किसानों की उम्मीदें उन्हीं की पॉलिसियों से जुड़ी हुई है। अगर उनकी फरियाद ना सुनी गई तो उनका ख्वाब टूट कर बिखर जाएगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद मूसा बलोच, ARY न्यूज़, जैकबाबाद।
सिंध में मुमकिन सैलाब के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल के लिए पाक फौज की तैयारियां मुकम्मल हैं। पाक फौज और सिविल इंतजामिया के अफसरान ने मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लिया और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के हवाले से सिविल इंतजामिया की मदद की। मुख्तलिफ जगहों पर सैलाब की रोकथाम के लिए बंद बनाने का सिलसिला भी जारी है। सिंध में दादू और जामशोरों में मुमकिन तुग़यानी की सूरत हाल का भी मुकम्मल जायजा लिया गया। सक्खर और गुड्डू बराज पर मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारियां मुकम्मल की। पाक फौज की जानिब से लगाए गए मेडिकल कैंप्स में मुतासर अफराद का मुफ्त इलाज जारी है। मुमकिन सैलाब के दौरान भी मुफ्त इलाज जारी रहेगा। मुतासरीन ने पाक फौज और सिविल इंतजामिया के इमदादी इक़दामात पर खिराज तहसीन पेश किया। पाक बहरिया की पंजाब और सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। जलालपुर मुल्तान में पाक बहरिया की इमरजेंसी रिस्पांस टीम तैनात हैं। कश्मोर, घोटकी, सक्खर और शिकारपुर में पहले से मौजूद टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। 24 घंटों के दौरान 478 सैलाबज़दा अफराद को मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों में महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। पाक बहरिया की जानिब से अब तक रेस्क्यू किए गए अफराद की मजमूई तादाद 6860 हो गई। मुतासरा आबादी को मुफ्त तिबी सहूलियात और ज़रूरी अद्वियात की फराहमी भी जारी है। पाक बहरिया मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। कराची में हालिया बारिशों ने सड़कों को बर्बाद कर दिया। शाहराह पाकिस्तान के दोनों ट्रैक टूट फूट का शिकार हैं। तबाहाल सड़कों पर सफ़र करना शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। अनवर खान से तफसीलात जानते हैं। मानसून बारिशों के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मरकजी शाहराहें और सड़कें टूट फूट का शिकार है। मैं शाहराह पाकिस्तान के ऊपर मौजूद हूँ। शाहराह पाकिस्तान सुराग बोर्ड से शुरू होती है और 3 हट्टी तक जाकर इख्तिताम पजीर होती है। इसके दोनों ट्रैक मुतादिद मकामात पर खंडास के अंदर तब्दील हो चुके हैं। जहांगीर रोड के दोनों ट्रैक भी इस वक्त इंतहाई अबतरी की हालत के अंदर है। शाहराह फैसल खंडास के अंदर तब्दील हो चुकी है। मलिक काला बोर्ड से लेकर मलिक खोखरापार तक 3 से 4 किलोमीटर की सड़क मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है। यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तिब्बी माहिरीन यही बताते हैं कि सफर के लिए मुख्तलिफ असाबी और ज़हनी बीमारियां साथ लेके आ रहे हैं। कमर के दर्द के साथ साथ जोड़ों के दर्द भी सामने आ रहे हैं। ताहाल सड़कों की बहाली का काम शुरू नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से कराची के शहरियों को अज़ियतनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। जी, फैसलाबाद के इलाके इलाहियाबाद में मकान की छत गिर गई। 10 अफराद मलबे तले दब गए। मलबे तले दबकर 3 साला आयशा और 40 साला कौसर जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू अमले ने 8 अफराद को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है डबल स्टोरी घर की छत टीआर गार्डर से बनी हुई थी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के एडवोकेट ईमान मजारी से मुतालिक रिमार्क्स का मामला। एडवोकेट ईमान मजारी ने CCTV फुटेज हुसूल के लिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दरख्वास्त दी थी। ईमान मजारी ने मौक़िफ़ अपनाया है। 11 सितंबर को कोर्ट रूम नंबर 1 में बदकिस्मती से एक वाक़या हुआ। सुबह 9 से 11 बजे की CCTV फुटेज फराहम की जाए। चीफ जस्टिस और मेरे दरमियान मुकालमे की फुटेज महफूज करना लाजिम है। CCTV फुटेज की एक कॉपी मुझे भी फराहम की जाए। ईमान मजारी एडवोकेट ने अपनी दरख्वास्त के साथ एक USB भी जमा करवा दी है। चीन से $2 अरब से ज़ायद फाइनेंसिंग के लिए ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी का एजेंडा तैयार कर लिया गया है। बात करेंगे शुएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद है। बताइए शुएब। जी, इस कमेटी में पाकिस्तान $2 अरब के फाइनेंसिंग से मुताल्लिक जो है वो कोशिश करेगा, जिसमें कराक्रम हाईवे फेज 2, रेलवे का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है ML1 और ईस्ट बे एक्सप्रेस वे से मुताल्लिक जो है वो मनसूबे शामिल होंगे। एक्सप्रेस वे और KKH फेज 2 के लिए जो है $1.5 अरब की फाइनेंसिंग की दरख्वास्त की जाएगी, जबकि रोही से मुल्तान तक ML1 ट्रैक के लिए $50 की फाइनेंसिंग की दरख्वास्त की जाएगी। KKH की रीअलाइनमेंट के लिए तकरीबन ₹500 की लागत है और तकरीबन 14 किलोमीटर की ईस्ट एक्सप्रेस बे जो रोड है उसके लिए ₹30 अरब की जरूरत होगी। KKH फेज 2 और ईस्ट बे एक्सप्रेस वे का 85% जो फाइनेंसिंग है वो चीन फराहम करना चाहता है और इस सिलसिले में इस बात की तवक्को है कि इजलास 26 सितंबर को होगा। जी, शुक्रिया आपका शुएब। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की चंगदो में ली शोली मेंबर पॉलिटिकल ब्यूरो और वज़ीर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से मुलाकात हुई। ली शोली ने फरवरी के दौरे चीन और हाल ही में चाइना डेली में शाये होने वाले मजमून की तारीफ़ की। ली शोली ने कहा आप और चीनी सदर ने पाक चीन ताल्लुकात में क़यादत फराहम की। दोनों ममालिक हमेशा मजबूत भाई रहेंगे। दुनिया को आज बारूद की नहीं बल्कि किताबों की खुशबू की ज़रूरत है। पाक चीन दोस्ती आइंदा बरसों में मज़ीद फ़रोग़ पाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का दौरा चीन। गवर्नर से CIECC के चेयरमैन की मुलाकात हुई। चेयरमैन CIECC ने कहा चीन में CIECC के तहत हज़ारों किलोमीटर रेलवे ट्रैक,
हाईवेज और मकानात तामीर हो चुके हैं। गवर्नर सिंध ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए SIFC कायम किया है। सूबे में सरमायाकारी के शानदार मौक़े दस्तयाब हैं। मुताद्दिद मंसूबे मंजूर हो चुके हैं जिनमें गैर मुल्की कंपनियां भी हिस्सा ले सकती हैं। बिजनेस कम्युनिटी के लिए गवर्नर हाउस में खुसूसी सेल कायम किया गया है जो सनतकारों और आवाम के लिए खुला है। गवर्नर बीजिंग से सोजू पहुंच गए। वो आज सोजू इंडस्ट्रियल जोन का दौरा करेंगे। गवर्नर सिंध बैटरी की फैक्ट्री का इफ्तिताह भी करेंगे। DGISPR का फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा तलबा और असातिज़ा ने खुसूसी नशिस्त हुई। असातिज़ा ने कहा सोशल मीडिया पर बगैर तहकीक मालूमात को पोस्ट करना गैर जिम्मेदाराना रविश है। तलबा ने कहा वतन अजीज़ में इस्तेहकाम सिर्फ पाक फौज की नहीं बल्कि तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। मुल्क में दहशत गर्दी से निपटने के लिए तमाम इदारों को यकजान होकर काम करना होगा। हमारा मुस्तकबिल है, बड़े बच्चे हैं और हम इंशाल्लाह सब इकट्ठे हैं। इस कश्ती में कोई भागने वाला नहीं इंशाल्लाह। तो आप लोग बड़े अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिवली देखिए। अल्लाह के नबी ने भी कहा था कोई इतला जो आए आपके पास उसको पहले कंफर्म करो, उस पर यकीन करने से पहले। खून दिल दे के निखारेंगे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई। As being part of the youth of Pakistan, I feel like we are very influenced by the social media nowadays, and thus ऐसी चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं which we get influenced by them very quickly, and those things are not that true. वो सारी चीज़ें आज डिस्कस की गई थी, and the forum was very open towards all the questions, and all the answers were very incredible which the DGISPR gave to us. It was a very interactive session, and जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी it was the 14 points he told about the National Action Plan of 2021. उसमें उन्होंने क्रिमिनलिटी के बारे में बात की और उन्होंने टेररिज्म के बारे में बात की, एंड आई लाइक्ड इट अ लॉट। सिंस आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन पेशावर, तो मेरे पास काफी मिसकंसेप्शंस थे रिगार्डिंग टेररिज्म एंड केपी। उसके बारे में हमारा जो भी सेशन था DGISPR के साथ, तो उसमें हमें काफी मेरी मिसकंसेप्शंस क्लियर हुई। सिंस वी आर एज यूथ ऑफ पाकिस्तान, तो तकरीबन ये 64% है पाकिस्तान का, तो आई वुड वांट कि इस तरह के और सेशंस भी हों ताकि हम जैसे यूथ जो है वो आगे उनको और इनके मिसकंसेप्शंस क्लियर हो। आज हम लोगों का बहुत अच्छा इंटरैक्टिव सेशन था DGISPR के साथ, और बच्चों को उन्होंने बड़ा वेलकम किया। बहुत ही मतलब मुझे तो ये फील होता है, हम क्योंकि टीचर्स हैं हमें पता है बच्चों से बात करना, उनके क्वेश्चंस को हैंडल करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड पेशेंस। उन्होंने बहुत वेलकमिंग तरीके से किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर में इजलास। फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का फैसला किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर के लिए दारुल हुकूमत में मौजूद जगह को मुख्तस किया जाए। ज़मीन की निशानदही के दौरान हेडक्वार्टर्स और ट्रेनिंग की ज़रूरियात को खुसूसी मद्देनज़र रखा जाए। फेडरल कांस्टेबलरी को जदीद बुनियादों पर उस्तवार करके एक मुनज़्ज़म और इंतहाई फ़ाल फोर्स बनाना चाहते हैं। इजलास में वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, कमांडेंट और डिप्टी कमांडेंट फेडरल कांस्टेबलरी और दीगर भी शरीक हुए। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी ने इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अवाम का शुक्रिया अदा किया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अमीर कतर ने अपने ट्वीट में लिखा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से मुलाकात में खित्ते में अमन व तनाज़ात के हल के लिए सिफारती रास्तों पर गुफ्तगू की गई। कतर की हिमायत करने पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान की कतर से यकजहती को कदर की निगाह से देखते हैं। व्हाइट हाउस में कतरी वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईशाई पर मुलाकात हुई। इस मौके पर मशरिक़ वस्ता के लिए नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ भी मौजूद थे। कतरी वज़ीर आज़म ने नायब सदर JD वेंस और अमरीकी सेक्रेटरी खारिजा मार्को रूबियो से भी मुलाकात की, जिसमें कतर और अमरीका के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर बात हुई। कतर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक कतरी वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइली हमले के खिलाफ अपनी सलामती और खुद मुख्तारी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। अमरीकी नायब सदर ने कतर से यकजहती का अदा किया। कतर के खित्ते में क़याम अमन और सालसी के किरदार को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। करारदाद के हक़ में 142, मुखालिफत में 10 वोट आए। 12 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान 2 रियासती हल के लिए अमली इक़दामात का मुतालबा किया। करारदाद जुलाई में सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में आलमी कॉन्फ्रेंस का नतीजा है। अमरीका और इसराइल ने कॉन्फ्रेंस और करारदाद दोनों का बायकॉट किया। 7 सफ़हात पर मुश्तमिल एलामी तनाज़े के देरीना हल की तरफ अहम पेशरफ्त करार। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का खैर मकदम किया है। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने करारदाद की मंजूरी पर खुशी का इजहार करते हुए सऊदी अरब और फ्रांस की काविशों पर ख़ुसूसी तशक्कुर का इजहार किया।
इसराइल की गजा पर बमबारी। शिमाली गजा में स्कूल को निशाना बनाया गया। स्कूल में बेघर अफराद ने पनाह ले रखी थी। इसराइली फौज गजा की बड़ी इमारतें तबाह कर रही है। इसराइली हमलों के नतीजे में 35,000 बच्चों समेत 13 लाख अफराद बेघर हैं। फ़लस्तीनियों से यकजहती और इसराइली मजालिम के खिलाफ न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में बड़ा एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने फौरी जंगबंदी और इसराइल पर पाबंदी का मुतालबा किया। एहतजाज में 50,000 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। न्यूयॉर्क का मेयर बन गया तो पुलिस को इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की गिरफ्तारी का हुक्म दूंगा। न्यूयॉर्क के मेयर के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का कहना था, नेतन्याहू की गिरफ्तारी जाहिर करेगी कि न्यूयॉर्क आलमी कवानीन पर अमल करता है। न्यूयॉर्क मेयर का इलेक्शन 4 नवंबर को होगा। हमारी बॉलिंग शानदार रही, लेकिन बैटिंग बेहतर करना होगी। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा की मैच के बाद गुफ्तगू। कहा हमें 1 से 180 के करीब रन्स बनाने चाहिए थे। भारत के खिलाफ मैच पर कहा हम किसी भी टीम को हराने की सलाहियत रखते हैं। We need to still need to work, but with the bowling, I think outstanding. The spinners, I think they bowled really well. Even Shaheen in the second spell, he bowled well, and Fahim really well. So as a bowling unit, I'm very happy. But the way we started, I think we should have at least scored like near 180. I've been playing good cricket in last 2-3 months. We just won a Tri-Nation series, and we won here very comprehensively. So we just need to play a good cricket. If we execute our plan for longer period, I think we're good enough team to beat any team. एशिया कप में आज ग्रुप बी में अहम मैच खेला जाएगा। श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें अबू धाबी में मद्दे मुकाबला आएंगी। बांग्लादेश ने हांगकांग को शिकस्त देकर इवेंट का मुस्बत आगाज किया है। श्रीलंकन टीम का यह पहला मैच है। T20 में दोनों टीमों के दरमियान 20 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें श्रीलंका ने 12 और बांग्लादेश ने 8 मैचेस जीते। मैच 7:30 बजे शुरू होगा। मैनचेस्टर में इंग्लिश बैटर्स का जनूबी अफ्रीका पर लाठीचार्ज। T20 क्रिकेट की तारीख बदल डाली। इंग्लैंड ने फुल मेंबर्स के दरमियान होने वाले मैच में पहली बार 300 रन्स बनाए। फिल सॉल्ट ने इंग्लैंड की जानिब से 30 तरीन सेंचुरी बनाते हुए 60 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 141 रन्स बनाए। बटलर ने 30 गेंदों पर 83 रन्स जोड़े। जवाब में जनूबी अफ्रीकी टीम 158 रन्स पर ढेर हो गई। इंग्लैंड ने मैच 146 रन से जीत लिया, जो इंग्लैंड की T20 में सबसे बड़ी फतह है। खबर देंगे आपको, भारतीय फौज की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल की धमकी। बिहार में भारतीय फौज के एहलकार हुकूमत के खिलाफ एहतजाज पर उतर आए। मराआत और ज़रूरियात पूरी न होने पर भारतीय फौज के एहलकारों का वर्दी में एहतजाज। बात करेंगे इसी हवाले से। डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एयरवाई न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। हम देख रहे हैं मोदी सरकार का भयानक चेहरा एक दफा फिर बेनकाब हुआ है। मरात और ज़रूरियात पूरी ना होने पर भारतीय फौज के एहलकार बावर्दी एहतजाज कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि भारतीय फौज जो है वो एहतजाज कर रही हो अपनी लीडरशिप के खिलाफ। देखिए, ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। इंडियन लीडरशिप जो है वो तकरीबन 78 अरब डॉलर के से ज़्यादा अपने डिफेंस पे लगा रही है, लेकिन जो निचले सतह पे जो फौजी हैं वो अपने आप को डिप्राइव महसूस करते हैं। उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनकी फैमिली के लिए सोशल सिक्योरिटी मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, और ये डिफरेंट किस्म की कंपेन्स अग्निवीर लॉन्च कर रहे हैं। अब आपको पता है भारत के अंदर जो फौजी हैं उनको 4-4 साल के लिए भी अपॉइंट किया जा रहा है, जिसके लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे कि हम 4 साल एक फौजी को रखेंगे, फिर वो हमें छोड़ के चला जाएगा, फिर नए लोग रखेंगे। तो ये किस तरह का जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है इंडियन आर्मी के अंदर। तो ये एहतजाज काफ़ी देर से हो रहे थे, लेकिन इसकी डिफरेंट शक्लें थी। लेकिन ये जो एहतजाज है इसमें आप देखें कि बेसिक नेसेसिटीज नहीं है। वैसे तो ये S-400 खरीदते हैं, 1-1 अरब डॉलर की बैटरी खरीदते हैं, ये राफेल खरीदते हैं, लेकिन जो आम फौजी है जिसने आगे फ्रंट लाइन पे लड़ना है उसके लिए रोटी नहीं है, उसके लिए मकान नहीं है, उसकी फैमिली को सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये इंडियन लीडरशिप जो है, यही वजह है कि वो लोग उस तरह लड़ नहीं पाते जंग के दौरान। यही वजह है कि इंडियन जो फौज है वो ओनरशिप नहीं लेती। जो पॉलिटिकल क्लास उनको जो वॉर लड़वाना चाहती है वो नहीं लड़ सकते वो जंग इसलिए नहीं लड़ सकते बिकॉज निचले सतह पे वो बदली है। निचली सतह पे लोगों के अंदर, फौजियों के अंदर ये एक डेप्रीविएशन है, सेंस ऑफ डेप्रीविएशन है कि ये हमें
ये हमें मरवाना चाहते हैं, ये हमें लड़वाना चाहते हैं, लेकिन ये हमारी फैमिली का कौन ख्याल करेगा, हमारे खानदान का कौन ख्याल करेगा, हमें कौन देगा। सो मेरा ख्याल है कि ये बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदने से कुछ नहीं होगा। पहले अपने फौजियों के हार्ट्स एंड माइंड जीतें, उनकी फैमिलीज को प्रोटेक्ट करें, उनके रिसोर्सेज जो हैं उनको सफिशिएंट दें ताकि वो भारत के लिए लड़ सकें। दुनिया में 192 मुल्कों में आपने कभी इस तरह के एहतजाज नहीं देखा होगा कि अब फौज अपने ही झंडे लेके जो है वो सड़कों पे आ जाए और कहे कि जनाब हमारी जरूरियात पूरी की जाएं और तनख्वाहें जो है वो बढ़ाई जाएं। मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब ने जो भारतीय फौज को पॉलिटिसाइज किया है अपने इन 10-12 साल के दौर में, ये उसकी वजह से ये सब चीजें जो आपके सामने आ रही हैं। ठीक है डॉक्टर कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अवेयर निकाला।